हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है AWS सीरीज़ के नए वीडियो में। कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था किसी कारणवश, और इस वीडियो का टाइटल है AWS ऑटो स्केलिंग ग्रुप। मतलब हम जानेंगे कैसे हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप को यूटिलाइज़ करके अपने इंस्टेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और पुराने इंस्टेंस को ऑटोमेटिकली डिलीट भी कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक्चुअल में ग्रुप ऑफ सर्विसेज होती है AWS की, जो कि ये सारी चीज़ें मैनेज करती है, नए इंस्टेंस को क्रिएट करना और पुराने इंस्टेंस को डिलीट करना। और इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोड बैलेंसर अटैच कर सकते हैं। लोड बैलेंसर के साथ टारगेट ग्रुप ऑलरेडी अटैच होगा। हम तीनों चीज़ बनाने वाले हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप। और हम लॉन्च टेम्पलेट भी यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो अगर आपने लॉन्च टेम्पलेट की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब कार्ड में भी ऐड कर दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अभी हम AWS कंसोल स्क्रीन में आ गए हैं। हम सारी चीज़ें EC2 डैशबोर्ड के अंदर से मैनेज करेंगे, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम यूज़ करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, लॉन्च टेम्पलेट्स और लोड बैलेंसर और टारगेट ग्रुप। वैसे लॉन्च टेम्पलेट तो ऑलरेडी इनहेरेंटली अंदर में यूज़ होगा लोड बैलेंसर के अंदर के इंस्टेंसेस बनाने के लिए। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने के लिए। पहले तो हम या तो लोड बैलेंसर बना लें और फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप से उसको अटैच करें, या फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप बिना लोड बैलेंसर के बना लें और फिर उसके बाद लोड बैलेंसर बना के उसमें मैनुअली हम लोड बैलेंसर ऐड करें। लोड बैलेंसर की रिक्वायरमेंट ये है कि स्पेसिफिकली टारगेट ग्रुप की रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट एक इंस्टेंस रनिंग होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली कोई भी इंस्टेंस लॉन्च टेम्पलेट से लॉन्च नहीं करें, सारी चीज़ें ऑटो स्केलिंग ग्रुप ही मैनेज करें, तो आप पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाएं और उसके बाद लोड बैलेंसर को मैनुअली अटैच करें। तो हम यही स्टेप फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप स्क्रीन में आते हैं। पहले यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करेंगे। इसका नाम दे देंगे EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप। लॉन्च टेम्पलेट मैंने अभी भी बनाया था, ये वाला चूज़ कर लूँगा मैं। फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे हमें जोन चूज़ करना होता है। मैं यहाँ पे सिंगल जोन चूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अगर मैं मल्टीपल जोन चूज़ करता हूँ तो मैंने ये जाना है कि मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च हो जाते हैं अपने आप। तो अगर मैं सिंगल जोन ही चूज़ करूँगा तो एक ही इंस्टेंस लॉन्च होगा, कोई इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मल्टीपल इंस्टेंसेस वाली चीज़ की। क्योंकि हमें एक्चुअल में पहले सिंगल इंस्टेंस से शुरुआत करना है, धीरे धीरे वो अपने आप 2 या 3 इंस्टेंस लॉन्च करेगा लोड के अकॉर्डिंग। और जैसे लोड डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली वो रनिंग इंस्टेंसेस को हटा भी देगा और मिनिमम रिक्वायरमेंट में आ जाएगा। मतलब मिनिमम ने 1 इंस्टेंस अगर रन करना है और एनी टाइम तो 1 में वापस आ जाएगा, बाकी इंस्टेंस को वो शट डाउन कर देगा। तो ऑटो स्केलिंग फिर यही करता है कि वो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। लोड के अकॉर्डिंग वो इंस्टेंस को लॉन्च करता है और डिक्रीज़ भी करता है, डिलीट भी करता है। तो मैंने यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन चूज़ कर लिया। बैलेंस बेस्ट एफर्ट ही चूज़ करूँगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि अगर एक जोन में फेल होता है तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप दूसरे जोन में लॉन्च करने का अपने आप ट्राई करेगा। तो ये सारी चीज़ खुद ही मैनेज करेगा, हमें कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी स्क्रीन में आपको ध्यान देना है कि आप नो लोड बैलेंसर वाला ऑप्शन ही चूज़ करें। यहाँ पे नो VPC लैटिस और बाकी चीज़ें सारी डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। अभी स्क्रीन में आपको ध्यान देना है खासकर मैक्स डिज़ायर्ड कैपेसिटी में। मिनिमम तो एनी टाइम 1 ही रन होगा, मैक्सिमम आप चाहें तो 4 दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आपकी यूज़ केस के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें कि आपको 1 से ज़्यादा ही देना है, तभी आप देख पाएंगे कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप नए इंस्टेंस को लॉन्च करेगा। मैक्सिमम 4 लॉन्च करेगा, उसके बाद लॉन्च नहीं करेगा वो। और यहाँ पे नो स्केलिंग पॉलिसीज़ नहीं चूज़ करना है आपको, टारगेट ट्रैकिंग में जाना है। इस ऑप्शन को चूज़ करके आप यहाँ पे एवरेज CPU यूटिलाइजेशन चूज़ करेंगे, क्योंकि मैं एक स्ट्रेस यूटिलिटी यूज़ करूँगा CPU पे लोड इंक्रीज़ करने के लिए। वो मल्टीपल डमी पैकेट्स भेजेगा एक फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर, जिससे कि CPU यूटिलाइजेशन सडनली इंक्रीज हो जाएगा। और यही थ्रेशहोल्ड है जो ट्रिगर होगा, और ये ट्रिगर होने पे नए इंस्टेंस लॉन्च होंगे। तो मैं यहाँ पे थ्रेशहोल्ड की वैल्यू सेट कर रहा हूँ 30%, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंपल डेमो देखने वाले हैं। अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हैं तो आप इसको 80 पे सेट करें, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि अननेसेसरी आपके नए इंस्टेंस लॉन्च हो और आपको
कॉस्ट इन करूँ। तो क्योंकि डेमो पर्पस में आपको जल्दी रिजल्ट देखना है, मतलब मैं जल्दी रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ, तो इसको 30 सेट करूँगा या 20 सेट कर सकता हूँ। फिलहाल 30 में भी काम हो जाएगा, 30 रहने देते हैं इसको। अब बाकी चीज़ें हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। नेक्स्ट में जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सारी चीज़ें हमने सेट कर दी है। यहाँ पे डिज़ायर्ड कैपेसिटी भी, मिनिमम मैक्सिमम डिज़ायर्ड कैपेसिटी भी। अब हम सिंपली क्रिएट में क्लिक कर सकते हैं। अब ये क्रिएशन प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि पहले तो इंस्टेंस लॉन्च होता है और फिर ये ऑटोस्केलिंग ग्रुप उसको उसके ऊपर अपना टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी एनफोर्स करता है, जिससे कि कंटिन्यूसली वो इसके CPU लोड को भी ट्रैक करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो नए इंस्टेंस को भी लॉन्च करता है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि इमीडिएटली नए इंस्टेंस लॉन्च नहीं होते हैं। जो इसका क्लाउड वॉच का लॉग्स होता है वो 5 मिनट के अंदर पूरे मैट्रिक्स को एग्रीगेट करता है और इसके बाद वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता है AWS सिस्टम के अंदर, जिससे कि ये ग्रुप जो है ऑटोस्केलिंग ग्रुप, इसको 5 मिनट बाद पता चलेगा अगर कोई भी मैट्रिक्स में चेंज आएगा तो हमारा जो स्ट्रेस यूटिलिटी है उसको भी हम एटलीस्ट 5 मिनट से ज़्यादा ही चलाएंगे, ताकि वो जो CPU यूटिलाइजेशन वाला मैट्रिक है वो सही टाइम पे ट्रिगर हो जाए। उससे कम टाइम में चलाने का मतलब नहीं, क्योंकि वो ट्रिगर नहीं हो पाएगा और फिर हमारे नए इंस्टेंस हम देख नहीं पाएंगे लाइव लॉन्च होते हुए। तो वो जब मैं स्ट्रेस यूटिलिटी में आऊँगा तब आप देख पाएंगे अच्छे से, अभी आपको उतना क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़ हमको बनाना है लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर के लिए टारगेट ग्रुप बनाना ज़रूरी है, तो पहले टारगेट ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप क्लिक करेंगे। अब हाँ, यहाँ पे इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए मैं पहले लोड बैलेंसर में जाता हूँ, बेटर रहेगा। लोड बैलेंसर भी नहीं बना है, तो अब ऑटोस्केलिंग ग्रुप ने एक इंस्टेंस बना दिया होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियलाइजिंग स्टेज में है। तो हमारे पास एक इंस्टेंस रेडी है टारगेट ग्रुप बनाने के लिए। तो यहीं से बनाते हैं, इंस्टेंसेस ऑप्शन चूज़ करते हैं कि हमें इंस्टेंस को रजिस्टर करना है। अब मेरा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है वो 8100 पोर्ट में रन कर रहा है, तो यहाँ पे दूंगा मैं। और हेल्थ चेक पॉइंट, हेल्थ एंड पॉइंट जो है एक्चुएटर/हेल्थ रहेगा। नेक्स्ट क्लिक करूँगा। ओह सॉरी, इसका नाम टारगेट EC2 टारगेट ग्रुप, आप कोई भी और नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब मेरे को जो अभी इंस्टेंस भले ही रनिंग स्टेज में नहीं है लेकिन पेंडिंग स्टेज में है, तो उसको हम इंक्लूड पेंडिंग बिलो में क्लिक करेंगे और क्रिएट टारगेट ग्रुप कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी टारगेट ग्रुप लोड बैलेंसर से अटैच नहीं है, तो इसलिए आप देख सकते हैं बोल रहा है कि टारगेट ग्रुप इज़ नॉट कॉन्फ़िगर्ड टू रिसीव ट्रैफिक। तो अब हमें लोड बैलेंसर बनाना होगा। चलिए लोड बैलेंसर बनाते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चूज़ करेंगे, क्योंकि आपको HTTP पोर्ट पे अपने एंड पॉइंट्स चेक करने हैं। इसका नाम भी मैं दे देता हूँ EC2 लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर दे देता हूँ। चलो इंटरनेट फेसिंग रहेगा, क्योंकि हम बाहर से एक्सेस करेंगे इसे। अब यहाँ पे दो जोन्स में हम बनाएंगे, क्योंकि ये एनफोर्स करता है एटलीस्ट 2 जोन में हमारा लोड बैलेंसर अवेलेबल हो। वैसे इंस्टेंस सिंगल ही रहेगा, लेकिन 2 जोन चूज़ करने बोलता है ये, तो हम ये 2 जोन चूज़ कर लिए हैं। अब यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है लोड बैलेंसर के लिए, तो मैं ये चूज़ करूँगा। अब पोर्ट 80 में हमारा लोड बैलेंसर लिसन करेगा, इसलिए मैं यहाँ पे पोर्ट 80 यूज़ करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट वही रहता है। अब टारगेट ग्रुप यहाँ पे चूज़ करूँगा मैं, जो अभी बनाया था हमने। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और क्रिएट कर देंगे लोड बैलेंसर। अब आपको ध्यान रखना है कि इस लोड बैलेंसर को आपको ऑटोस्केलिंग ग्रुप से अटैच भी करना है। ये इसलिए क्योंकि मल्टीपल इंस्टेंसेस जब आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आपका लोड बैलेंसर उन सब में यूनिफॉर्मली रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए।
ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएगा जब आप एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको टेस्ट करेंगे। फिलहाल आप डेमो एनवायरनमेंट में उतना इसका रिजल्ट देख नहीं पाएंगे। लोड बैलेंसर एक्चुअली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से काम करते हुए दिखता है। यहाँ पे हमने सिर्फ रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए लोड बैलेंसर अटैच किया है, वैसे आप इसके बिना भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लोड बैलेंसर ऐड करते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, वो यूज़ केस दिखाने के लिए मैं ऐड किया हूँ। तो वो ऐड करने का तरीका ये है कि आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशंस टैब में जाएंगे, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग देखें आप, एडिट करेंगे इसे, और ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है तो हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के यहाँ पे क्लिक करेंगे, टारगेट ग्रुप जो बना है उसको क्लिक करेंगे, उसको चूज़ करेंगे और अपडेट करेंगे। अब अगर लोड बैलेंसर रनिंग स्टेज में भी होगा तो जब वो लाइव होगा, एक्टिव होगा, तब वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप से मतलब लिंक हो जाएगा। तो अभी आप देखते हैं कि इंस्टेंस रनिंग स्टेज में आया कि नहीं। एक रनिंग स्टेज में आ गया, अब दूसरा भी आ गया है। कभी कभी होता है ये, कई बार अपन इसे कंट्रोल नहीं कर पाते कि लोड बैलेंसर अटैच करते ही एक और इंस्टेंस ऑटोमेटिकली वो लॉन्च कर देता है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में देखते हैं, एक्टिविटी लॉग में हमें सारे स्टेटस दिख पाएंगे, कौन से इंस्टेंस कब लॉन्च हुआ। ये यहाँ पे एक इंस्टेंस लॉन्च हुआ था लेकिन दूसरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉन्च हो गया। लोड बैलेंसर अटैच किया है हमने तो लॉन्च हो गया। अब इंस्टेंसेस के अंदर हमारा एप्लीकेशन कोड रन हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। इसका DNS IP कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। मेरा पोर्ट 8100 था और एंड पॉइंट था EC2/get instance details। हाँ, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन का कोड प्रॉपर्ली काम कर रहा है। सेम चीज़ दूसरे इंस्टेंस में भी चेक होगी, दूसरे इंस्टेंस में भी सेम तरीके से काम होगा, तो उसको अपन चेक नहीं करते हैं। हम सिंपली अब अपन इंस्टेंस के अंदर लॉगिन करते हैं SSH से, और उसके अंदर हम स्ट्रेस यूटिलिटी इंस्टॉल करेंगे ताकि हम हाई फ्रीक्वेंसी में डमी पैकेट्स एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भेजें ताकि उसका CPU यूटिलाइजेशन अचानक से बढ़ जाए। तो चलिए उस पॉइंट पे हम EC2 इंस्टेंस में लॉगिन करें। तो अभी हम EC2 इंस्टेंस की लॉगिन स्क्रीन पर है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब मेरे को यहाँ पे स्ट्रेस यूटिलिटी इंस्टॉल करनी है, तो उसका Amazon Linux के लिए yum कमांड होता है, sudo yum install stress, सिंपली यही, और -y भी कर दूंगा ताकि वो मेरे से कॉन्फर्मेशन नहीं पूछे। अब बहुत ही छोटी यूटिलिटी है, कुछ KBs में रहता है इसका साइज, तो जल्दी इंस्टॉल हो गया। अब स्ट्रेस यूटिलिटी का आप कमांड देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं स्ट्रेस टाइप करूँगा तो यहाँ पे पूरा ऑप्शन दे देगा। CPU कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, IO डिवाइस कितने हमें कितने IO डिवाइस यूज़ करने हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे CPU यूज़ करने वाला हूँ, तो $CPU और 8 की जगह 12 CPU कर दूँगा। वैसे फ्री टायर Amazon Linux सर्वर में हमें एक वर्चुअल CPU मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे 12 वर्चुअल CPU अगर ट्रिगर करेंगे तो बहुत ही फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, जिसके कारण बहुत ही जल्दी CPU यूटिलाइजेशन उसके थ्रेशोल्ड में रीच हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं 12 कॉन्फ़िगर किया हूँ डेमो पर्पज़ के लिए। आपको इतना कॉन्फ़िगर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपने बहुत हाई थ्रेशोल्ड चूज़ किया है। प्रोडक्शन में वैसे ही अपन स्ट्रेस यूज़ करते नहीं ज़्यादा, तो 12 चूज़ किया मैंने, और यहाँ पे टाइम आउट में सेट कर दूँगा। ये आपको ध्यान रखना है, टाइम आउट आप 5 मिनट से ज़्यादा का ही रखें अगर आप उसका लाइव चेंज होते हुए देखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रिगर 5 मिनट का लॉग हमें रिसीव होने से पहले ही हमारा स्ट्रेस यूटिलिटी बंद हो जाता है, जिसके कारण ट्रिगर रिसीव हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 6 मिनट तक सेट कर रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस यूटिलिटी 6 मिनट तक अगर चलते रहेगा तो 5 मिनट के अंदर ऑलरेडी इसका मैट्रिक गैदर होके हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप तक पहुँच जाएगा, तो हम देख पाएंगे इंस्टेंस लॉन्च होते हुए। चलिए यहाँ पे एंटर दबाते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिस्पैचिंग हॉक्स टू 12 CPU। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू होगा, एक्चुअल में 12 CPUs अवेलेबल नहीं होंगे, वो 12 CPUs वर्चुअली अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी लॉग में देख सकते हैं
फ़िलहाल तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही कोई नया इंस्टेंस लॉन्च होगा तो आपको चेंजेस दिखेंगे। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, मिस कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण हमारे इंस्टेंस डाउन स्केल नहीं हो रहा था, जिसके कारण मेरे को फिर से रिकॉन्फ़िगर करना पड़ा सारी चीज़ें। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टेंसेस मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद हटाए हैं और फिर एक नया इंस्टेंस सिंगल रनिंग हो रहा है अभी। तो अभी कॉन्फ़िगरेशन सही है। एक कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान रखना है कि टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी जो आप सेट करेंगे उसको आप 40% पर रखें, उससे कम ना रखें। अगर 40 से कम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा इंस्टेंस लॉन्च करने का मेट्रिक। अगर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं उस इंस्टेंस में, उसके बाद भी वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। तो एटलीस्ट 40% रखें, उससे नीचे ना रखें, ताकि आपका इंस्टेंस लॉन्च करने का, ऑटो स्केल करने का जो प्रोसेस है वो अपने आप ट्रिगर ना हो। आप जब तक कोई स्ट्रेस यूटिलिटी या जब तक कोई हाई लोड वर्कलोड नहीं चला रहे हैं अपने इंस्टेंस में, तब तक वो ऑटोमेटिकली स्केल ना हो। तो फिलहाल मैंने वो चेंज कर दिया है। 2 नए इंस्टेंस लॉन्च हो गए हैं यहाँ पे। जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 40% से क्रॉस कर रहा था, तो 2 नए इंस्टेंस इसने लॉन्च कर दिए हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने। अभी यहाँ पे इंस्टेंसेस की लिस्ट में भी आप देख पाएंगे उन 2 नए इंस्टेंसेस को। ये दोनों रनिंग स्टेज में है, ये वाला और ये वाला। तो इनके अपस्केल होने के बाद जब वर्कलोड वापस नॉर्मल हो जाएगा, थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाएगा, तब ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपने आप जो एक्स्ट्रा इंस्टेंसेस हैं उनको डिलीट कर देगा, उनको ड्रेन कर देगा। तो वो यूज़ केस भी हम अभी देखेंगे। पहले इन इंस्टेंसेस के वार्म अप होने का वेट कर लेते हैं पूरी तरह, जब ये रनिंग स्टेज में आ जाए, एक्सेसिबल हो, उसके बाद हम वो चीज़ भी देखें। तो अभी हमारी स्ट्रेस यूटिलिटी रन होना बंद हो गई है 6 मिनट के बाद। अब हम देख सकते हैं कि ऑटो स्केलिंग डाउन स्केल कैसी होती है, वो हम देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जो लोड बैलेंसर का जो अवेलेबिलिटी जोन है, अब 2 जोन जो भी चूज़ करेंगे, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप में भी अवेलेबिलिटी जोन चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो सेम जोन आप इसमें भी चूज़ करें। जैसे 1A और 1C आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में चूज़ किया है, तो लोड बैलेंसर में भी आप 1A और 1C ही चूज़ करें, ताकि थोड़ी कंसिस्टेंसी रहे दोनों के बीच इंटरेक्शन होने में, और ऐसा कोई एम्बिग्यूटी ना है जिसके कारण वो एक्स्ट्रा इंस्टेंस अपने आप लॉन्च कर दे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी पर्पस ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि स्टेटस अपडेट हो गया है। लॉन्चिंग का स्टेटस जो है दोनों इंस्टेंसेस के लिए सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब इस पॉइंट के बाद से हम देख पाएंगे कि इंस्टेंस डाउन स्केल कैसे होते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। और आप ये भी देख पाएंगे कि मैंने SSH लॉगिन से लॉग आउट भी कर दिया है यहाँ पे। तो कोई भी वर्कलोड, बिल्कुल भी वर्कलोड ना रहे उस इंस्टेंस में, ताकि वो डाउन स्केल प्रॉपरली हो पाए, इसलिए मैंने लॉग आउट कर दिया है। तो इस पॉइंट से हम देख पाएंगे कि डाउन स्केलिंग कैसे होती है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। तो चलिए अब डाउन स्केलिंग का भी वेट करते हैं थोड़ी देर। वैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डाउन स्केलिंग ही होती है, क्योंकि कई बार वो ट्रिगर होने में इतना टाइम लगा देती है कि आपको बहुत वेट करना पड़ जाता है। जैसे कई बार 5 मिनट में रहता है, कई बार 10 मिनट लग सकता है, कई बार 15 मिनट भी लग सकता है। तो एनी हाउ हमें इस डेमो के लिए इतना आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं वीडियो को बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप इमीडिएटली उसके चेंजेस को देख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक इंस्टेंस अभी टर्मिनेटिंग स्टेट में आ चुका है अपने आप। कनेक्शन ड्रेनिंग इन प्रोग्रेस आप देख पा रहे होंगे, और ये एक एक करके होता है। एक इंस्टेंस एक बार में होता है, सारे इंस्टेंस एक ही बार में ड्रेन नहीं हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था कि दोनों इंस्टेंस एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉन्च हो गए थे 14 मिनट 20 सेकंड्स में, ये 2 इंस्टेंस जब आप स्केल हुए थे। तो
लेकिन जब कनेक्शन ड्रेनिंग होता है तो एक बार में एक ही इंस्टेंस ड्रेन होता है। आप देख पा रहे होंगे अभी एक ही इंस्टेंस ड्रेन हुआ है, अब धीरे धीरे करके दूसरा इंस्टेंस भी ड्रेन हो जाएगा। थोड़ी देर और रुकेंगे तो कुछ सेकंड बस रुकना पड़ता है सेकंड इंस्टेंस के लिए। देखिए अब सेकंड इंस्टेंस भी ड्रेन होना शुरू हो गया है। ये कुछ शायद 1 मिनट बाद, हाँ 1 मिनट बाद ड्रेनिंग शुरू हुई। तो इस तरीके से आप देख पाए हैं कि कैसे अपस्केल होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप से, कैसे डाउन स्केल होता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप से। ऑटोमेटिकली हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने मैनेज किया। हमने बस उसको एक थ्रेशोल्ड पैटर्न दे दिया कि जब भी CPU यूटिलाइजेशन 40% से ऊपर रीच होगा तो आपको अपस्केल करना है, और जब भी थ्रेशोल्ड से नीचे चले जाएगा, नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा वर्कलोड, तो आपको डाउन स्केल करना है अपना। वो हमें बताना नहीं पड़ा, इसने खुद ही मैनेज किया। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक ग्रुप ऑफ सर्विसेज है जो ये सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करती है। अब लोड बैलेंसर चाहे तो हम डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन रिकमेंड किया रहता है डालने का, क्योंकि वर्कलोड ताकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर सके लोड बैलेंसर, और हमें एक कॉमन एंट्री पॉइंट मिल जाए हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। एक्चुअल में लोड बैलेंसर हमें एक DNS प्रोवाइड करता है, IP एड्रेस प्रोवाइड नहीं करता है, तो हम सिंगल पॉइंट ऑफ एंट्री से एप्लीकेशन कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो लोड बैलेंसर ज़्यादातर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इस तरीके से यूज़ होता है। तो धीरे से आप देखेंगे कि ये टर्मिनेटिंग स्टेज से इंस्टेंसेस स्टेज में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा ये चेंज। ये 2 इंस्टेंस जो हैं वो थोड़ी देर बाद और पहले शटिंग डाउन में फिर टर्मिनेटेड स्टेज में आ जाएंगे। ऐसा अभी इमीडिएटली अपडेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टारगेट ग्रुप भी लिंक है इसी इंस्टेंस से, लोड बैलेंसर भी लिंक्ड है। तो यहाँ पे ड्रेन तो हो गए दोनों कनेक्शंस, यहाँ पे रजिस्टर हो गए थे पहले, अभी ड्रेन हो गए दोनों। अब जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप में से स्टेटस अपडेट होगा उन दोनों इंस्टेंस का तो लिस्ट से भी हट जाएंगे। तो थोड़ा देर लग सकता है इस चीज़ में। वैसे हम इस चीज़ के लिए वेट न करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उसके लिए मैं और वेट नहीं कर रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए ये इतना ही रखते हैं वीडियो को और अपन आगे बढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को लाइव चेंजेस होते हुए देखने में मज़ा आया। वैसे मेरे को ऑटोमेशन में होते हुए चीज़ों को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है कि चीज़ें अपने आप मैनेज हो रही है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ऑटोमेशन इसलिए बहुत ही मेरे को इंटरेस्टिंग फील्ड लगती है, और इसीलिए मैंने ऑटो स्केलिंग ग्रुप में के ऊपर वीडियो बनाने का ये इनिशिएटिव लिया। वीडियो कुछ दिन से नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, उस कारण आप समझ पाएंगे मुझे उम्मीद है। और नया साल आ चुका है, अब और भी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली मेरी साइड से। मैं और भी वीडियोस में काम कर रहा हूँ अभी, जिसमें से एक वीडियो वो स्प्रिंग सिक्योरिटी के ऊपर बना रहा हूँ मैं अभी। उसमें अभी POC चल ही रही है, कुछ चीज़ें और बची हैं, जल्दी मैं उस वीडियो को भी लाइव करूँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कवर करूँगा, जैसे कैसे कि हम एंड पॉइंट्स को पर्टिकुलर हर एक सिंगल एंड पॉइंट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी उस एंड पॉइंट को एक पर्टिकुलर रोल्स वाले यूज़र को, एक पर्टिकुलर अथॉरिटी वाले यूज़र को कैसे अलाउ कर सकते हैं, कैसे हम लॉगिन स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी में, कैसे हम एक्सेस डिनाइड पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं वैसे जो UI के लिए सिंपली टाइमलीफ टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा UI फ्रेमवर्क्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ जैसे कि रिएक्ट या फिर एंगुलर। मैं UI साइड से नहीं हूँ, मैं प्योरली बैकएंड साइड से ही हूँ। तो मैं टाइमलीफ का टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही ईजिली हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको UI नहीं आता है, आप भी प्योरली बैकएंड डेवलपमेंट फील्ड से ही हैं, तो आपको टाइमलीफ बहुत ही कंफर्टेबली, प्योरली HTML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है उसका। थोड़ा बहुत डेटा पासिंग के लिए आप मॉडल ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। वैसे हम थोड़ा हल्का फुल्का ही डेटा पास करेंगे टाइमलीफ में। वैसे टाइमलीफ बहुत ही एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है, टेम्पलेट इंजन बहुत एक्सटेंसिव, बहुत पावरफुल भी है, लेकिन हम उसको ऊपर से टच करेंगे हमारे सिंपल यूज़ केस के लिए। हमारा मेन एजेंडा रहेगा उसमें सिक्योरिटी कैसे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बहुत कितना लेवल तक अपन स्प्रिंग सिक्योरिटी को कस्टमाइज़ करते हैं हमारे यूज़ केस के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, आप ज़रूर देखें उसको। मैं जल्दी उसको लाइव करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप को लाइव चेंजेस देखने में बहुत ही मज़ा आया होगा।
कुछ टाइम तक मैं AWS सीरीज़ की वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरे को बाकी दूसरे टॉपिक्स पे भी अभी कवर करने के लिए टाइम चाहिए। तो अभी कुछ टाइम के लिए जैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी पहला टॉपिक रहेगा, उसके बाद मैं और भी सिक्योरिटी रिलेटेड स्प्रिंग बूट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। AWS के लिए शायद अभी मैं 2-3 हफ्ते के लिए ब्रेक लूँगा AWS सीरीज़ के लिए, उसके बाद मैं वापस आऊँगा इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन क्लिक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार और भी एक्साइटिंग वीडियोस के साथ अगले वीडियो में स्प्रिंग सिक्योरिटी वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एंड हैप्पी न्यू ईयर एज वेल।